नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आदिकाल की पृष्ठभूमि या फिर कह सकते हैं कि आदिकाल की परिस्थितियां, इस टॉपिक पर बात करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक होता है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे समय सीमा के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे आदिकाल नाम दिया गया और यही नाम विद्वानों के बीच सर्वमान्य हो गया, अर्थात सबने आदिकाल नाम को ही स्वीकार किया। लेकिन अगर प्रवृत्तियों की बात करें तो इस समय वीर गाथात्मक काव्य का रचना अधिक संख्या में हुआ था, इसीलिए इस काल को प्रवृत्ति के हिसाब से वीर गाथा काल भी कहा जा सकता है। इस युग के साहित्य में साहित्य के विविध रूपों का संयोजन होता है। आदिकाल साहित्य का वह पहला काल है जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। जब भी कोई साहित्यकार साहित्य रचना करता है तो उसके पीछे तत्कालीन समय की तमाम परिवेशगत घटनाएं और परिस्थितियां रहती है। साहित्य का वातावरण शून्य से निर्मित नहीं होता। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब इसीलिए तो कहा है। इस तर्क के पीछे यही धारणा निश्चित है कि प्रत्येक युग का साहित्य उसके समाज, धर्म, विचार, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह सभी परिस्थितियां साहित्यिक रचना का आधार बनती है, अर्थात सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही साहित्य का रचना किया जा सकता है। इसीलिए आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों को समझने के लिए इन सारे तथ्यों को ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम लोग सारी परिस्थितियों को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो परिस्थिति या पृष्ठभूमि है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो 7वीं 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया। राजनीतिक दृष्टि से यह युग अराजकता और असंतुलन का युग है। आप जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में ही सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में सफल हुए। अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत का साम्राज्य हर्षवर्धन के अंडर में ही आ गया था। हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और उसने उस समय के भारत के धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का उल्लेख भी किया था। अर्थात उनके पुस्तक में भी इस बात का उल्लेख है कि उस समय भारत का जो समाज था, धर्म व्यवस्था था, वो व्यवस्थित था। लेकिन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र न रह सका और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। विभिन्न राज्यों के राजा सत्ता की लालसा में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जैसे हम लोग गृह युद्ध की बात बोलते हैं, लगभग इसी तरह का होने लगा। सब छोटे छोटे राजा आपस में लड़ने लगे। इन शासकों के युद्ध का अधिकांश कारण केवल शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाना ही होता था। अर्थात ज्यादा कोई कारण तो नहीं था, बस अपना बहादुरी दिखाना यही रह गया था। आपसी कलह और बढ़ते हुए विघटन ने सामंतवादी प्रथा को बल दिया और पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण भी हावी होने लगे।
इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य विकसित हो रहा था। शासकों की आपसी लड़ाई, विदेशियों के आक्रमण, एकता का अभाव, राज्यों का बिखराव ही मान अपमान के प्रश्न बने हुए थे। युद्ध ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया था। साथ ही साथ उस समय राजपूतों का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के साहित्य में हुआ है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का विवरण महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तो जो रासो काव्य की हम लोग बात करते हैं तो उसमें पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसे महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है। तो इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच के युद्धों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। आदिकाल की राजनीतिक व्यवस्था में दो बातें प्रमुख थी। पहला, केंद्रीय सत्ता का ह्रास, जो कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद से ही प्रारंभ हो गया, और छोटे छोटे राज्यों का उदय। अराजकता और युद्ध प्रभावित असंतुलन समय में उपजे साहित्यकारों में एक साहित्यकार आध्यात्मिक जीवन की ओर जा रहा था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का आनंद लेना चाहता था। तो तीसरी श्रेणी का साहित्यकार वो था जो तलवार के गीत गाकर पराक्रम का जीवन जीना चाहता था। अर्थात इन साहित्यकारों को एक सूत्र में बांधना संभव नहीं था। लोग अलग अलग तरह से साहित्य की रचना कर रहे थे। कोई आध्यात्मिक जीवन की ओर जा रहा था, कोई मरते मरते भी जीवन का आनंद लेना चाहता था, तो कुछ लोग पराक्रम का ही वर्णन करना चाहता था। अब हम लोग अगले पॉइंट, आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि, इस विषय पर बात कर लेंगे। तो राजनीतिक उथल पुथल में सामाजिक व्यवस्था का विशृंखलन हो जाना तो सामान्य सी बात है। अर्थात अगर राजनीतिक स्तर पर क्या होगा, उथल पुथल रहेगा, तो समाज में भी उसी तरह का सिचुएशन बनेगा। हिंदू राजाओं के आपसी कलह के कारण विदेशियों के भारत पर आक्रमण होने लगे। अनेक विदेशी जातियां हिंदू समाज में घुल मिल सी गई। राजपूतों के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बनाकर राजपूत को क्षत्रिय की संज्ञा दे दी। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों के सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला बढ़ गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों की प्रधानता के साथ साथ समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बंटकर भारतीय सामाजिक आदर्श खो बैठा। जाति पाति के बंधन कड़े होते गए। निर्धनता और निरंतर युद्ध होने से महामारियों ने सामान्य जनता के जीवन को संकट में डाल दिया। इस तरह की विषम सामाजिक परिस्थितियां आदिकालीन साहित्यकारों की साहित्य सामग्री बनती गई। अर्थात उस समय जो साहित्यकार थे, तो ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की रचना करते गए। राजा की सत्ता सर्वोच्च होने के कारण आम जनता का ज्यादा कोई महत्व नहीं रह गया था। इस तरह से यह सामंतवादी व्यवस्था थी, नारी मात्र भोग का साधन बनकर रह गई थी। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, उसी तरह अब एक सुंदर नारी युद्ध का कारण बनती जा रही थी। नारी की स्थिति के साथ साथ राजा महाराजाओं की भोग विलासिता का भी इस युग के साहित्यकारों ने बहुत ही विस्तृत रूप से चित्रण किया है। तो ये थी सामाजिक परिस्थिति। अब हम लोग आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म समान रूप से आदर पाता था। क्योंकि हर्षवर्धन स्वयं तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, किंतु उनमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता थी, अर्थात वे दूसरे धर्मों का भी उतना ही महत्व देते थे। उनके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेलजोल था, परंतु जिस तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सामाजिक स्थिति में उथल-पुथल हुआ, उसी तरह धार्मिक स्थिति भी बदल गई। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और धीरे-धीरे धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता फैलती गई। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगे, अर्थात जो कि हर्षवर्धन के समय दोनों में धार्मिक सहिष्णुता थी, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये धर्म आपस में संघर्ष करने लगे। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय बने और विकृत होकर नए रूपों में जनता के सामने आने लगे। परिणाम स्वरूप आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्श को भूलकर जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा। धर्म के नाम पर बने संप्रदायों में अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा जाने लगा। जहां बौद्ध धर्म महायान, हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान आदि शाखाओं में बंट गया, वहीं हिंदू धर्म भी वैष्णव, शाक्त, शैव आदि मतों में विभाजित हो गया। विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त और भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव। तो इस तरह से विभिन्न मतों में बंट गया। बौद्ध धर्म भी मुख्यतः महायान, हीनयान में तो बंट ही गया, वज्रयान और मंत्रयान की शाखाओं में भी बंट गया। अधर्म का बोलबाला बढ़ता गया, मानव की नैतिक स्तर में गिरावट होती गई। धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास और आडंबरों का बोलबाला रहा और धार्मिक स्थल व्यभिचार और लोभ के क्रीड़ा स्थल बन गए। हिंदू धर्म पूर्णतः पतन की ओर अग्रसर हो गया। आपसी कलह के कारण इस्लाम धर्म का प्रवेश भी इस युग की बड़ी घटना है। इधर सिद्धनाथ और जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्यिक रचनाएं रची। खंडन, मंडन, हठयोग, श्रृंगार परक रचनाएं इस युग के धार्मिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों के विचारों ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस युग की धार्मिक परिस्थितियां भी अव्यवस्थित और प्रतिकूल ही रही। तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी तीनों में ही जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही अव्यवस्थित और प्रतिकूल थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आदिकाल की आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो आप जानते हैं कि इस युग की जो मुख्य अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो आपका कृषि, अर्थात इस युग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रही। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे बड़े राज्य का पोषण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था, अभी भी उन्हें जागीर दी जाती थी। जागीर अर्थात उन्हें जमीन दी जाती थी। उस समय समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक अर्थात किसान लोग जो फसल का उत्पादन करते थे और उपभोक्ता उसका यूज करने वाले। तो उत्पादक वर्ग को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वो श्रम करते थे और उपभोक्ता वर्ग सुख से रहता था, इसलिए उनका संबंध उच्च वर्ग के साथ माना जाता था। अर्थात थोड़ा सा उल्टा ही था, आज भी वैसा ही कंडीशन है कि किसान लोग जो उत्पादक है उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और जो उपभोक्ता थे वही ज्यादा संपन्न लोग बन गए। कवि और चारण भी उच्च वर्गों के मनोनुकूल साहित्य की रचना करते थे और कृषक को साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला। धार्मिक साहित्य में कृषक जीवन की पीड़ा और संकट को अभिव्यक्त भी नहीं किया गया। जैसे आप मध्यकाल में पाएंगे प्रेमचंद के रचना का केंद्र बिंदु में किसान ही है, लेकिन आदिकालीन जो साहित्य है इसमें कृषक जीवन की पीड़ा को किसी ने ज्यादा वर्णन नहीं किया।
आर्थिक गतिविधि के तौर पर व्यापार का ह्रास हो रहा था। व्यापार के पतन से नगर उजड़ रहे थे। भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाहर कहीं भी बाजार नहीं रह गया था। नगरों के ह्रास से अखिल भारतीय संपर्क सूत्र भी कमजोर हो रहा था। जिस विकास से सामान्य संपर्क भाषा का विकास होता है, उस भाषा का विकास स्वाभाविकता से नहीं हो पाया और भाषा का स्वरूप भी स्थानिक हो गया। अर्थात सर्वभारतीय भाषा बनके कोई भी भाषा सामने नहीं आ पाया, सब क्षेत्रीय भाषा बनके ही रह गया। अब हम लोग बात करते हैं आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में। इस समय भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में था और मिश्रित संस्कृति से अभिप्राय है कि अनेक धाराएं उसमें आकर मिली और मिलकर एक हो गई। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का संपर्क बढ़ा। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म और संस्कृति को एक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार मिला था। उस समय छोटे बड़े भेदभाव खत्म होकर नए विचारों से देशभक्ति हर एक के मन में पनपने लगी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ने लगा। संगीत, भवन निर्माण, वास्तु आदि सभी कलाओं में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास और इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो इस समय की साहित्यिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साहित्य में 3 धाराएं प्रचलित थी। प्रथम संस्कृत भाषा की, दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश की और तीसरी हिंदी भाषा की। अब जानते हैं कि संस्कृत को आदि भाषा कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि भारतीय सभी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है और उसके बाद भाषा का एक एक रूप बदलता गया। जैसे संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अंत में खड़ी बोली के बाद हिंदी की बात आती है। उस समय संस्कृत भी प्रचलन में थी, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भी, और इस साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी विकास हो रहा था। 9वीं से 11वीं शताब्दी में कन्नौज और कश्मीर साहित्य रचना के केंद्र में रहे। इसी बीच वहीं आचार्य, कवि, नाटककार, गद्य लेखक सामने आए। इस समय अपभ्रंश धर्म की भाषा और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा थी। इस काल का साहित्य राजा, धर्म और लोक 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। राजा के साहित्य में वीर गाथात्मक रासो काव्य शामिल हैं, जहाँ पे राजाओं का, सामंतों का, उनके वीरता का बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति वर्णन किया गया। तो धार्मिक साहित्य में जो सिद्धनाथ और जैन मुनि उनकी रचनाएं आती है और लौकिक साहित्य में विद्यापति का श्रृंगारिक साहित्य आता है और अमीर खुसरो का मनोरंजनात्मक साहित्य को भी रखा जा सकता है। इस तरह आदिकाल का साहित्य पूर्णतः विविधताओं से भरा हुआ था। इस प्रकार अगर निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो इस युग के साहित्य पर आदिकाल की सभी परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस समय के राजनीतिक वातावरण अस्थिर था, समधर्मों के मूल्य बदल रहे थे, हिंदुओं की शिल्प कला से बाहरी आक्रमणकारी अचंभित थे और भाषा विकास के पथ पर अग्रसर थी। तो ये था आदिकाल की परिस्थिति, इसके बारे में ये वीडियो।
आदिकाल की विशेषताओं के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।